ये तीनों लोग इलेक्शन कमीशन के बॉस हैं और इनको चूज किसने किया है? मोदी जी ने। इनको इलेक्शन कमीशन का बॉस बनाया है मोदी जी ने। मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ लिए, पार्लियामेंट में लड़ लिए, इन तीनों को चूज करने के लिए। सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद मोदी जी ने इन तीन लोगों को इलेक्शन कमीशन का बॉस बनाया था। अब इन तीन लोगों का क्या काम है? इन तीन लोगों को इलेक्शन कमीशन का बॉस क्यों बनाया गया? इनका काम यह है कि यह सुनिश्चित करे कि जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी ही जीतेगी। अब ये तीनों लोग ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीजेपी ही ये इलेक्शन जीतेगी? सबसे पहली चीज है ईवीएम फिक्सिंग। उसका तो सभी को पता है, लेकिन ईवीएम फिक्सिंग के बाद और क्या क्या हो सकता है, यह बात मैं आप लोगों को पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि आज देश में जितनी भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं उन सब पर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। जो किसी भी पोलिंग बूथ में पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनमें से 90% आरएसएस के लोग होते हैं। अब पहले तो लोगों को घरों पर डराया जाता है कि भाई आपको इसी पार्टी को वोट देना है, इसको नहीं दोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब ये लोग पोलिंग बूथ में आते हैं तो पोलिंग बूथ के बाहर भी इनको डराया जाता है कि भाई साहब जो अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो हमारे ही लोग हैं, तू किसको वोट देगा हमें पता चल जाएगा। तो उस गरीब बेचारे आदमी ने किसको वोट देना है? उसी को देना है जिस पार्टी को वो लोग कह रहे हैं। और इसके बाद जब एक आदमी अंदर वोट डालने जाता है तो समझ लो भाई उसने कांग्रेस का बटन दबाया है, वो कांग्रेस को वोट देना चाहता है। लेकिन पर्ची आती है बीजेपी की, वो ये देखकर ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की पर्ची आई है। और अगर वो ये कहेगा भी कि सर मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी की पर्ची आई है, तो ऑफिसर कहेगा कि तू पागल हो गया, बावला हो गया, ऐसा यहां नहीं होता, चल बाहर निकल। वो बाहर निकल जाएगा बेचारा। आपको क्या लगता है कि वो गरीब आदमी वहां उनसे लड़ेगा? अरे भाई अगर वो लड़ेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर केस होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी गरीब आदमी ये नहीं करेगा। इसके बाद का ऑप्शन ये है कि जो पोलिंग ऑफिसर है जब वो उस ईवीएम को सील करेगा उससे पहले उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है उसमें किसी भी पार्टी के लिए एक्स्ट्रा वोट डालने का। मैं अमित मनोहर, प्रथम मतदान अधिकारी। अच्छा। हाँ। तो आप ये क्यों कर रहे थे? इसका अधिकार है, खोले का अधिकार था आपको। जो इलेक्शन कमीशन के तीन बॉस बैठे हुए हैं उनका क्या काम है? उन्होंने पोलिंग ऑफिसर्स को कहा हुआ है कि आप बेधड़क अपना काम करना, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब समझ लो वोटिंग हुई है 50%, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं वोटिंग तो 60% हुई है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा वोट डाल दिए गए हैं और किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये ईवीएम मशीन एक स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और वो स्ट्रांग रूम किसके अंडर में होता है? पुलिस के और डीएम के। 1-1.5 महीने के लिए वो मशीनें वहां पड़ी रहती हैं, तो इस 1-1.5 महीने में जितना भी चांस मिलता है उतनी मशीनें बदल दी जाती हैं। अब आते हैं काउंटिंग के डे पर। काउंटिंग कैसे होती है? जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां कौन होता है? सिर्फ वो आदमी जो इलेक्शन में खड़ा होता है, और डीएम होता है, पुलिस होती है और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होते हैं। अब काउंटिंग शुरू हो गई है। समझ लीजिए कि इस कैंडिडेट को इस मशीन में मिले हैं 500 वोट, लेकिन डीएम कहेगा कि 50 वोट आपको मिले हैं। अब वो कैंडिडेट क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं सर मुझे शायद 500 वोट मिले हैं। अब डीएम कहेगा नहीं भाई साहब 500 नहीं, आपको 50 वोट मिले हैं, होश में रहिए, आप बेहोश मत होइए। अच्छा जब वहां डीएम है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, तो वो आदमी वहां क्या बोलेगा? अगर कोई बहुत ही धाकड़ आदमी है तो शायद कुछ बोल सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब चलिए मान लीजिए कि काउंटिंग खत्म हो गई है, जो ए कैंडिडेट है उसको 500 वोट ज्यादा मिले हैं, जो बी कैंडिडेट है उसको 500 वोट कम मिले हैं। लेकिन डीएम कहता है कि जो ए कैंडिडेट है उसको 500 वोट कम मिले हैं, जो बी कैंडिडेट है उसको 500 वोट ज्यादा मिले हैं। ए कैंडिडेट कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। डीएम कहेगा भाई साहब आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं गलत कर रहा हूं? मैंने काउंटिंग कराई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आप हारे हो, ये जीता है, बात खत्म। डीएम एक सर्टिफिकेट बनाएगा, बी कैंडिडेट को दे देगा, भाई आप 500 वोटों से जीत गए हैं, बात खत्म हो गई। अब इस बात पर एक्शन कौन ले सकता है? इलेक्शन कमीशन के ये तीन बॉस ये एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने काम पर लगे हुए हैं, इनको तो पता है क्या करना है। तो कहने का मतलब यह है कि कसम मोदी जी की ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक खेल है, और जिसमें तमाशा बनाया जाता है वोटर्स का जो वोट डालने जाते हैं। हकीकत यह है कि जो वोट डालने जाते हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, उनके वोट डालने से कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। अगर आपके पूरे शहर पूरे गांव ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी, तो आपको गलतफहमी है, बीजेपी हारेगी नहीं। जब तक ये तीन ऑफिसर्स ये चाहेंगे कि बीजेपी ना हारे। हां मैं मानता हूं कि वोटर्स के हाथ में पावर है, वोटर किसी को भी जिता सकते हैं, वोटर्स किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब ये इलेक्शन कमीशन के तीन ऑफिसर्स ऐसा चाहते हो, जब ये ईमानदारी से इलेक्शन करा रहे हो, अगर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें इस पार्टी को जिताना है, तो फिर उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। इन बेचारे तीन ऑफिसर्स की बात छोड़ दीजिए, चलिए मेरी और आपकी बात करते हैं। समझ लो मोदी जी ने मुझे या आपको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि भाई साहब आपको मेरा ये काम करना है और आप बेफिक्र रहिएगा, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, आप पर कोई केस नहीं होगा, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो क्या मैं और आप मोदी जी से ये कह देंगे कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे? अरे भाई कुछ भी हो जाए मैं भी वो काम करूंगा, आप भी वो काम करेंगे।
करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें वो काम करने के लिए बोला है। तो अगर सरकार ने इन 3 ऑफिसर से कहा है कि भाई साहब आपने ये सुनिश्चित करना है कि बीजेपी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी, बीजेपी हारेगी नहीं, तो भाई साहब ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों सुनिश्चित करेंगे कि हां बीजेपी ही जीतेगी। इन तीनों को मोदी जी ने किस काम के लिए रखा है? हलवा खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। खैनी खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। इन तीनों के हाथ में इलेक्शन कमीशन दिया है इसलिए कि बीजेपी को जिताएं। और बस यही वजह है कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि बीजेपी ही ये इलेक्शन जीतेगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बीजेपी को इन इलेक्शन में कोई हरा नहीं सकता और मोदी जी 3rd टाइम पीएम बनेंगे, उनको पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। हां, 6-8 महीने के बाद एक राजनीतिक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है। और वो भूचाल ये है कि मोदी जी 75 इयर्स के होने वाले हैं। जैसे ही मोदी जी 75 इयर्स के होंगे, वैसे ही यूपी के सीएम योगी जी ये कहने वाले हैं, आप पीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, मुझे पीएम बनना है। अमित जी मोदी जी के बहुत ही भरोसे वाले आदमी हैं और अगर मोदी जी की सरकार है तो एक तरह से अमित जी की ही सरकार है। तो जाहिर सी बात है अमित जी ऐसा धोखा कभी नहीं देंगे। लेकिन योगी जी 100% खड़े हो जाएंगे। योगी जी ये कहेंगे कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मुझे पीएम बनना है। और जब ये भूचाल आएगा ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि क्या होगा। मोदी जी वाकई अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, योगी जी वाकई देश के पीएम बन जाएंगे या ऐसा नहीं होगा। और जब कुछ महीनों के बाद ये राजनीतिक भूचाल आएगा तो उस वक्त ये भी देखना जरूरी होगा कि आरएसएस किसके साथ है, योगी जी के साथ है या मोदी जी के साथ है। लेकिन मैं फिर भी ऐसा मानता हूं कि अमित शाह जी और मोदी जी दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी पावर है बीजेपी में। शायद इन दोनों की हार नहीं होगी, शायद योगी जी की हार हो जाएगी, शायद योगी जी को पीएम बनने को नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जब 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट यही आएगा कि बीजेपी जीत गई है और मोदी जी एक बार फिर से पीएम बन गए हैं। मेरी तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।